हाँ तो नमस्कार, नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। बहुत दिनों बाद हमने क्लास शुरू की है, तो क्लास शुरू हो गई। हमारा 3-4 वीडियो डाल चुका है, जाइए और हमारे चैनल पे देखिए, क्लास 9th के लिए है। आज हम क्या बात करने वाले हैं, तो बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की जो गद्य खंड है, उसके चैप्टर 1 कहानी के प्लॉट की संपूर्ण अर्थ यानी संपूर्ण मतलब के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या कहना चाहता है ना। इसमें क्या कहना चाहता है, तो इसके लेखक कौन है, तो शिवपूजन सहाय है। कौन है? शिवपूजन सहाय है, और ये आपके भगजोगनी है, और आपको ये पता होंगे कौन है, शुभम सर हैं। कौन है? शुभम सर हैं। ठीक, हमें हिंदी में कितना लाना है, तो 100 में 100 लाना है। और हमारी तैयार क्या 25 के लिए नहीं, हमारी तैयारी 27 के लिए है, 2027 के लिए है, ताकि आप 10th में अच्छे अंक ला सकें हमसे पढ़कर। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक ऐप के बारे में बता दें। हमारा एक टेस्ट ऐप है जो फ्री टेस्ट ऐप है, इसमें 0 ऑफ कॉस्ट आपको चार्ज लगेगा। जाइए और तुरंत ही व्हाट्सअप कीजिए और लिंक ले लीजिए। यहाँ पर कोई वायरस इसके नहीं है, दिखाया गया है, और इस तरह का आपका इंटरफ्रेंस होगा। आप जाइए और ऐप का यूज कीजिए, लुत्फ उठाइए। चलिए अब हम कहानी की ओर चलते हैं। तो चैप्टर का नाम हो गया आपका कहानी का प्लॉट। ये क्या है, तो कहानी है। पूछेगा कहानी का प्लॉट गद्य की कौन सी विद्या है, तो बोलिएगा कहानी है। क्या है? कहानी है। गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी है। इसके लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय है। इसके लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय है। अब हम लाइन बाय लाइन अर्थ को जानते हैं। मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। लेखक कह रहे हैं मैं कहानी का लेखक नहीं हूँ, कहानी लिखने योग प्रतिभा मुझ में नहीं है। लेखक कहते हैं कि भले ही ये कहानी मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई है, लेकिन मैंने ये कहानी नहीं लिखी है, और मुझे कहानी लिखने की प्रतिभा भी नहीं है। वो खुद को ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझ में कहानी लिखने का प्रतिभा भी नहीं है। और कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए। जो भी लेखक कहानी लिखता है उसे कला के बारे में ज्ञाता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। वही क्या होता है? लेखक होता है। और ये खुद को वैसे नहीं मान रहे थे। कौन? लेखक। और मैं साधारण कलाविद हूँ। कलाविद मतलब कला को हल्का फुल्का जानने वाला, हल्का फुल्का जानने वाला भी नहीं हूँ, यहाँ नहीं हूँ, यानी वो भी नहीं है ये, किंतु एक कुशल कहानी लेखक के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। प्लॉट मतलब एक शीर्षक। प्लॉट होता है ना, खेत का प्लॉट, उसी तरह एक शीर्षक पा गए हैं कि हाँ इस पे कहानी है, ये कहानी हमने देखा है, आसपास में ये हुआ है। आशा है इस प्लॉट पर अपनी भड़कीली इमारत खड़ा कर दूंगा। कह रहे हैं कि इस जो प्लॉट है कहानी का मिला है, जो इस पे मैं अच्छा इसको लिख कर अपना नाम कमा सकता हूँ, ऐसा कहना चाह रहे हैं वो। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। वो कहना चाह रहे हैं कि जो उन लेखक का गांव है, उनके गांव से ही बगल में एक और गांव है छोटा सा, और गांव का नाम बहुत ही गंवार है, अनपढ़ जैसा गंवार, एकदम अलग टाइप का नाम है। कैसा नाम है? अलग टाइप का नाम है। सुनकर भी आप घिनाएंगे। सोच रहे हैं कैसा नाम होगा? सुनकर ही घिनाएंगे। वहाँ पे एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। पूछेगा गांव में कौन रहता था? गांव का नाम कैसा था? गंवार था। गांव में कौन रहता था? एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। लेकिन अब वो संसार में नहीं है, यानी जिस समय वो कहानी को बता रहे हैं उस समय लेखक जो मुंशी जी है वो मर चुके हैं। उनका नाम भी विचित्र था। क्या है? अनमिल अक्षर अर्थ ना जापू, ऐसा नाम है। इसलिए इसे साहित्यिक के सामने बताने में हिचकिचाता हूँ। अब ऐसा नाम रख देंगे कहानी में तो बेचारा पढ़ेगा क्या, समझेगा क्या? इसलिए उनके नाम क्या रखा गया है? एक मुंशी जी। क्या नाम रखे? मुंशी जी। खैर उनकी एक पुत्री थी। यह है मुंशी जी। कौन है? यह है आपके मुंशी जी, और यह आपके लेखक जी शिवपूजन सहाय जी। उनकी एक पुत्री थी जो अभी तक है, जो अभी तक जिंदा है। उसका नाम जाने दीजिए। कह रहे लेखक उसका नाम जाने दीजिए। सुनकर क्या कीजिएगा? मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उसके संबंध में बात करना है, ज़्यादा बात करना है, इसलिए उसका एक नाम काल्पनिक नाम रख देते हैं खुद से, सहूलियत के लिए। मान लीजिए उसका नाम भगजोगनी है। अच्छा, भगजोगनी ही क्यों रखा? ऐसा सवाल पूछेगा लेखक ने। भगजोगनी ही नाम क्यों रखा? तो क्योंकि ये गांव की कहानी था, और गांव के नाम पर एक गवार जैसा नाम सुटेबल कर रहा था, इसलिए इन्होंने भगजोगनी रख दिया। ठीक,
भगजोगनी होता है एक, देखे होंगे गर्मी के मौसम में रोशनी करने वाला एक कीट होता है, कीड़ा, वो रोशनी करता है अंधार में भी, तो वही पर इनका नाम रख दिया गया है भगजोगनी। देहात की घटना थी इसलिए इसका नाम देहात अच्छा होगा इसीलिए। चलिए खैर बढ़िए, आगे चलते हैं। आगे हैं मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे। सवाल पूछेगा मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, 2 नंबर का सवाल, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, तो बोलेगा मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे। क्या थे? दरोगा थे। उस जमाने में जबकि अंग्रेज जानने वाले की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्म शास्त्रों को जानने वाला। आज जितना धर्म के बारे में लोग जानते हैं ना, उतना ही पहले अंग्रेजी लोग जानते थे। मतलब पहले अंग्रेजी नहीं आता था लोगों को, जैसे अभी धर्म नहीं लोगों को आ रहा है, उसी तरह पहले अंग्रेजी नहीं आता था लोगों को। इसलिए उर्धरता लोग ही ऊंचे, यानी जो ये सब जानते थे वही वही ऊंचे ऊंचे पद पे यानी पोस्ट पे रहते थे, ऊंचे ऊंचे नौकरी पे रहते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे की करीमा खिलकवारी पढ़कर, यानी 8-10 पैसे से अपनी पढ़ाई कर कर जितना रुपया कमाया था उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरी में चाटकर वकील होने भी नहीं कमाते। उन्होंने सोची इतना पैसा कमाया था, जो आजकल के जो वकील है, जो लाइब्रेरी में बैठे लोग हैं, वो भी उतना पैसा नहीं कमा रहे, सोचिए। लेकिन दरोगा जी ने जो भी कमाया वो अपने सब कुछ ज़िंदगी में फूंक डाले। इन जितना कमाए थे, जितना भी पैसा आया था, सब ज़िंदगी में फूंक डाले, खा पी गए, ख़त्म कर दिए। उनके मरने के बाद सिर्फ उनका एक घोड़ी बचा। जब मर गए तो उनके पास क्या बचा? तो एक केवल और केवल क्या बचा? घोड़ी। याद रखिएगा, ये जो घोड़ी है ये तुर्की घोड़ी है। ये जो घोड़ी है ये तुर्की घोड़ी है। और जितना भी अंग्रेज था उस समय एकदम दांत गड़ेले रहता था, दांत गड़ेले रहता था ना कि एक कैसे झपटे, कैसे ले ले, काहे कि इस ऐसा ऐसा घोड़ा को कान काटता था जो रेस में हरा देता था। रेस जो होता है ना, घोड़ा का रेस, उसमें ये सबको हरा देती थी, सोचिए। और ये महज 7 रुपये का था। पूछेगा वो घोड़ी, दरोगा जी की घोड़ी कितने रुपए की थी? तो महज 7 रुपये की थी। कितने रुपए की? 7 रुपये की। मगर कान काटती थी तुर्की घोड़े की। तुर्की घोड़ा का भी कान काट देती थी, यानी उसको भी हरा देती थी, ऐसा कहना चाहते हैं। कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बारूद की पुड़िया पता है? अगर बारूद की पुड़िया कहीं पर फेंक दिया जाए तो बम ब्लास्ट कर जाए, उड़ जाएगा, इस तरह है। बड़े बड़े अंग्रेज उस पर दांत गड़ाए रहते थे। जितने अंग्रेज अफसर है सब उस पर दांत गड़ाए, कैसे उसको झपटे, कैसे ले लेवे, समझे। आजकल भी लोग हैं, अगर आपके पास ऐसा कुछ चीज़ है जो उनके पास नहीं है तो वो छीनने की कोशिश करेंगे, या तो पैसे देकर या तो जबरदस्ती। मगर दरोगा जी ने सबको नींबू नोच चटाया। नींबू नोच चटाना का अर्थ पूछेगा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो नींबू नोच चटाना यानी सबको ये कह देना कि नहीं नहीं देंगे, जाइए। इसी घोड़ी के बदौलत उनकी तरक्की रुकी गई। पूछेगा दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह क्या थी? तो बोलेंगे दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह उनकी घोड़ी थी, महज 7 रुपये की थी। लेकिन आखिर दम तक वे अफसर को घपले में ना आए। ये हर तरह मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वे दरोगा की सोचिए, वो ईमानदार भी थे, मेहनती भी थे, चालाक भी थे, दिलेर भी थे, मुस्तैद आदमी, फिर भी वो दरोगा के दरोगा रह गए। किसके लिए? तो केवल और केवल अपने घोड़ी की मोहब्बत के लिए। घोड़ी से वो बहुत प्यार करते थे। घोड़ी से प्यार, वो वाला प्यार नहीं, हंसने वाला प्यार। कि तो घोड़े ने भी उनका मोहब्बत को जाया नहीं जाने दिया। बहुत अच्छा नतीजा दिखाया। जब वो मर गए तो उसी को बेचकर मूसी जी ने उनका श्राद्ध कर और ऋण हुए थे अपने भाई से। पूछेगा मूसी जी अपने दरोगा जी बड़े भाई से कैसे ऋण हुए थे? तो घोड़े को बेचकर उनका श्राद्ध करके, ठीक ना। मगर कहाँ घोड़ी को बेचकर उनके मरने के बाद खाए होते तो क्या उनका श्राद्ध हो पाता? नहीं हो पाता। तो बताइएगा लेखक का नाम, बताइएगा लेखक का नाम। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? बताइएगा। घोड़ी कितने का रुपया था? घोड़ी कितने रुपए का था? कितने रुपए का घोड़ी था? तो 7 रुपये का। लेखक का नाम क्या है? तो शिवपूजन सहाय। बड़े भाई क्या थे? तो बड़े भाई दरोगा थे। बड़े भाई क्या थे? दरोगा थे। लड़की का क्या नाम था? तो भगजोगनी नाम था। क्या नाम था? भगजोगनी क्यों पड़ा? काहे कि देहाती का था। गांव में कौन रहते थे? तो मुंशी जी रहते थे। कौन रहते थे? मुंशी जी रहते थे, ठीक, मुंशी जी रहते थे, ठीक ना। कौन रहते थे? मुंशी जी रहते थे। आगे है और सवाल कुछ हो सकता है? हाँ,
यहाँ सवाल क्या थे, दरोगा थे, ठीक ना, ये सब देख लीजिएगा। किंतु घोड़े ने भी उनकी इस मोहब्बत का बहुत अच्छा नतीजा दिखाया और खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध किया। और घोड़ा मरते मरते उनका श्राद्ध करके ही गया, मतलब बेच दिए, बाद में अंग्रेज अफसर से बेच दिए। कौन? मुंशी जी। अगर घोड़ा भी खा जाते तो उनके मरने के बाद कौन आता, कौन पंडित आता, कौन खाता, कौन ब्राह्मण? ब्राह्मण भी नहीं जमता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम एकदम गड्ढी गड्ढी का किए, घोड़ी को बेच दिए और अपने बड़े भाई से उड़ी हो। यहाँ पे सवाल हमने जो पीला किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखते चलिएगा। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत अच्छे अच्छे खाना खाते थे, ये कहना चाहते हैं। गांजे की बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। मतलब सोचिए इतना बदमाशी कि गांजा में इत्र डालते थे, गंदा में। 1 जून 32 बटेर 4 चपातियाँ बटर मारते थे, जो रोटी होता है चापत्ती रोटी वो मारते थे। नथुरी उतारने में तो दरोगा जी के बड़े भैया थे, मतलब ये डेली के डेली सोना चांदी बदलते थे। एक नया जलसा हुआ करता था उनके समय, किंतु जैसे ही भैया बह गया, यानी उजड़ गया, मर गए, तो उनकी सारी अमीरी घुस गई। क्या गई? घुस गई। और अब क्या हुआ, तो अब चूल्हा भी है ना से ठंडा हो गया है। पहले तो चिलम ठंडा हो गया, अब चूल्हा भी ठंडा हो गया, मतलब चूल्हा में आग भी नहीं लग रहा है। सोचिए पैसे नहीं है तो। जो जीव एक दिन बटर खाता था और एकदम सुड़ुक सुड़ुक के खाते थे, अब क्या कर रहे हैं? मटर सिर्फ खा रहे हैं, मटर। चुपड़ी चपाती चबाने वाला अब केवल चना चबा कर रह जा रहे हैं। लोग का साफ कहना है थानेदार की कमाई फूस का तापना बराबर है। ये सवाल पूछेगा क्यों? जिस तरह फूस को अगर आप पोरा को आग लगाइएगा तुरंत भर में उसका आग खत्म हो जाता है, उसी तरह थाने का जो कमाई होता है तुरंत भर में उड़ जाता है। हर साल नई नथुरी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार में अपने नज़रों से उतरने लगे। सब लोग मतलब उन्हें अब घृणा करने लगे। पहले बहुत सम्मान करते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? सब घृणा करने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपने पोशाक में मलते थे, वो अब क्या कर रहे हैं? रूखी सूखी देह में चुल्लू भर तेल भी ना मिल रहा है। सोचिए, पहले जो इत्र लगाते थे अब उनको क्या मिल रहा है? तो कड़वा तेल भी नहीं बना। उनका जो किस्मत है वो फटी चादर का जैसा है कि उसका कोई रफू नहीं कर सकता है। चादर को जल्दी रफू आप नहीं कर सकते हैं, कपड़ा के कर लीजिएगा, लेकिन चादर को रफू नहीं कर सकते हैं आप। किस्मत की दोहरी मार देखिए, जब वो जवान थे तो कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, लेकिन जैसे ही बुढ़ा गए, जैसे बुढ़ा गए, हुआ जन्मा, लेकिन सब मर गए। लेकिन जगनी घी के दिए 5 उंगली घी में था तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही दरिद्र आया, गरीब हुए, बुढ़ापा आने लगा, उनको एक लड़की पैदा हो गया। वो लड़की पैदा हो, उनकी माँ मर गई। बुढ़ापा में अगर लड़की पैदा हुई और मतलब पैदा कोई कर रहा है तो मर ही जाएंगे, सारी बात है। तारीफ मुंशी जी की तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना भारी मुमकिन था। पूछेगा कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा किस में लड़की पैदा करना भारी मुमकिन था, तो तिलक दहेज के ज़माने में। लेकिन आजकल के समय में जो अबला है, जो कमज़ोर है, वही प्रबल हो रही है। पुरुष के साथ स्त्री है जो कदम से कदम मिलाकर अभी चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ठीक ना। फिर है, और तब लड़का पैदा होता था, और अब क्या? मटर सत्तू के इथी में लड़की निकल गई। सोचिए, सचमुच अमीरी के कब्र में पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली है। अमीर से अगर गरीब में आप आ गए हैं और उसमें भी एक बेटी आ जा रही है तो आपको तो और दिक्कत होगा। ऐसे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ ऐसे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये स्त्री है वो हमारी लक्ष्मी है। स्त्री क्या है? लक्ष्मी है। तो चलिए आगे। भगजोगनी चूँकि मुंशी जी के गरीबी में पैदा हुई थी, इसलिए वो क्या हुई? माँ मर गई और टूअर कहलाने लगी। सोचिए, उसकी सुंदरता भी खत्म होने लगी। अब जो गरीब है, गरीब को कुछ पोषक तत्व मिलवे नहीं करेगा, पोषक तत्व मिलवे नहीं करेगा तो कैसे उसका सुंदरता बढ़ेगा? समझे? तो उसको शुगर जैसन कहते थे लोग। अब हाँ, अगर लेखक ने उन्हें देखा और उस समय वो क्या थी, तो 11 या 12 साल की थी, ठीक ना। एक उसकी अनोखी सुगराई, दूसरी ओर दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा काँप गया। लेखक कहते हैं, ठीक ना, लेखक कहते हैं, वो कहते हैं कि भावुक कहानी लेखक सदी कवि उसे देख लेता अगर, तो वो लिख ही नहीं पाता। सोचिए, अगर वो देख लेता इस तरह से तो लिख ही नहीं पाता। लेकिन इतना जोर नहीं कि इस गरीबी के भयावह चित्र को उतार सके, इसलिए उन्होंने लिखा इसमें नहीं है उसके बारे में।
भड़कीली भाषा को लिखते भी नहीं बनता है। सोचिए, ऐसा गरीबी अगर स्थिति है तो कोई भी नहीं लिख सकता है उस पर कहानी, इतना गरीबी अगर। बेचारी उस उम्र में उसको कमर में सिर्फ एगो पतला सा कपड़ा, उसको सब कुछ दिख रहा था। सोचिए, लज्जा भी उसको ढकने इतना कपड़ा नहीं था। बाल में तो तेल लगाने का भी कपड़ा, एकदम बाल बिखर गया, डरावना भूतनी नियन लग रही थी। हैं, आँख भी एकदम अजीब तरह का हो गया था। सही कहा गया है, दरिद्रता राक्षसी सुंदरता सुकुमारी को गला टिप देता। कह रहा है अगर गरीबी आ गया ना तो जितना भी आप सुंदर है ना, गरीब हो जाइएगा। गरीब का घर सुंदर कभी नहीं रहता है। कहते हैं प्राकृतिक सुंदरता कृत्रिम श्रृंगार से जरूरत नहीं होती है। जो प्राकृतिक सुंदरता जिसको है उसको कोई कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर जो शकुंतला है, जो भरत की पत्नी, वो सुंदर दिखती थी। सोचिए, जैसे दुष्यंत राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वैसी के वैसी लगा, इतना अच्छा नहीं, समझे। भगजोगनी गरीबी में चक्की में पीस रही थी और उसका सुंदर भी खिल नहीं रहा था। दाने दाने के लिए तरस रही थी। उसका एगो कपड़ा भी नहीं था। सोचिए, उसको चुल्लू भर तेल भी उसको नहीं मिल रहा था। महीने भर सिर्फ एगो भर पेट अन्न के लिए लाले पड़े होते थे। उसका हड्डी भी एकदम लग रहा था जैसे बाहर निकल रहा है, खंडहर नियन, समझे। रो रो कर दुखड़ा सुनाने लगी जब मुंशी जी ने, तो तब मेरा कलेजा, जो लेखक है, कलेजा टूक कर गया एकदम, मतलब अंदर से लगा कि जैसे क्या हो गया, समझे। सिर के बाल पे लगाने के लिए कोई तेल भी नहीं था। सोचिए, ऐसा समय आ गया था उसका। घर में इसकी माँ अगर होती तो कम से कम तो जुआ नहीं होता। माँ अगर जुआ निकाल देती। मेरी आंखों की जोत ऐसे मंद पड़ गई जैसे जुए सुस्ती हैं। तेल की एक बूंद भी मैसर नहीं थी उसको पास से। वो तेल में, अपने घर में तेल होता तो दूसरे घर जाकर कभी कंघी चोटी करा लेती। अगर मान के चले घर में तेल होता तो कंघी दूसरा की मम्मी से करा लेती, हाँ। लेकिन नहीं, तेल का जो सिर है उसका चिड़िया का घोंसला नहीं दिख रहा, ऐसे एकदम ऐसे घूम रहा है। ये चिड़िया का घोंसला, ये देखिए, चिड़िया का घोंसला नहीं लग रहा, ऐसे घोंसला। और रूखे सूखे बाल बस उसको हो गया। और गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियाँ खाते हुए निकलते थे घर से, तो क्या करती थी, उसके इंतजार करती थी, उसके पीछे पीछे जाती और एक दो मुट्ठी मांगती तो मिल जाता, दे देते लड़का लोग। और फिर घरे आती तो पूछती कि बाबा जी भूख लगी है, कुछ दे दीजिए। तो उसको उनका कलेजा टूट जाता था, एकदम सोचते मर जाए जैसे। और उसका कुछ अगर कोई देता भी है तो उसका सोचिए एक आंचल भी नहीं था कि वो ले सके। सोचिए, चना 2-3 चना लाती थी, पापा को भी देती थी, खुद भी खाती थी। और कभी कभी तो मिल भी नहीं करती थी तो भूखे आ जाती थी वापस। और धीमे आवाज़ से कहती थी उनसे कि भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। तभी उनको लगता था ना कि फांसी लगा कर मर जाऊँ। पूछ क्यों चाह रहे थे कि फांसी लगा कर मर जाए, काहे कि पूछ रही थी इतना गरीब है, गरीबी आ गई और ऊपर से पूछ रही कि खाना, तो सोचिए। मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसका खोज खबर कौन लेगा। अब यही अगर मर जाते हैं तो इसको फिर कौन देखेगा। लड़की अकेला बहुत दिक्कत की बात है, समझे। कह रहा है एक चना, मुट्ठी भर चना जुटाती किसी कदर इसकी परवरिश कर ली जाती। मगर आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते, अगर बड़ा भाई उनका जिंदा होता तो इस लड़की के हाथ में फूल, मतलब हाथ एकदम मुलायम रहता, फूल रहता, राय बहादुर की तरह दिखती, एकदम शहजादी की तरह दिखती। लेकिन जब गरीबी ही है तो क्या कर सकते हैं, ठीक ना। और इस पर रहम खाने वाला कोई नहीं था, उल्टे सब लोग इसको देख रहे थे एकदम मिथि के नज़र से। एक बार उनके जब भाई साहब थे तो इनके पेशाब से चिराग जलता था। सोचिए, पेशाब से चिराग जलता था, यानी कह रहे हैं तो बहुत पैसा था। दिन में मेरी हड्डियाँ मुफसिल आँच मोमबत्तियाँ के झूल झूल कर जल रही है। मतलब अब बुढ़ा भी गए हैं तो हड्डी भी वैसी हो गया है। इस लड़की के आसपास सभी जवारी भाइयों मैंने 50 फेरों दांत दिखाए, विनती की कि शादी कर लो। वकील, डिप्टियों, जमींदारों, चुनी लड़कियों, मेरी लड़की को कोई खड़ी करके देख लीजिए, मेरी सबसे सुंदर है, ऐसे कह रहे थे। लड़का उसके लिए खोज रहे थे, किंतु कितना भी गिड़गड़ाया उन्हें मिला नहीं कोई। सब ये कहकर टाल देते थे कि माँ, मैं ऐसे घराने से शादी नहीं करूँगी जिसमें ना सास है, ना साला है, ना बारात है, ना खातिरदारी है,
कोई कहता है गरीब की जो लड़की है बहुत कंजूस और चटोर होती है। पूछेगा सवाल यहाँ पे, लेखक के अनुसार कौन चटोर और कंजूस होती है? तो गरीब घर की लड़की। ज़्यादातर लोग कहते मिलते हैं कि तिलक दहेज मिल रहा है, शादी नहीं करेंगे, फिर बिना तिलक दहेज की बात नहीं चाहते हैं। इसी तरह जितने भी ये सब क्या करते, उस शादी से मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे शादी। महज मामूली हैसियत वाले 500 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी कुड़ जाता है। अब एक तो गरीब, ऊपर से तिलक दहेज 5-6 हज़ार, उस समय का और बेसी था। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री, एक तरह से लड़का की बिक्री हो रहा है, समझे। ये हिंदू समाज जो है ना, बहुत अच्छा भी है बहुत ख़राब भी है। कहा तो मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो काफ़ी रकम ऐंठ सकता था, लेकिन कम से कम मेरी ज़िंदगी ज़रूर आराम से कट जाती, लेकिन जीते जी मैं मर जाता, क्योंकि ये एक हंसी का पात्र हो जाता अगर लड़की को बेच देते तो। पेट के मार उसको नहीं पाती, बढ़ती रुकी है। मतलब उसका जो उम्र था वो भी मतलब लग रहा था कमी उम्र का है, ऐसे वो बहुत उम्र का हो रही थी। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, करने की नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद और घटिया, ये जो मुंशी जी उनको अब गठिया ये सब भी आने लगा है। अब तो मरने का भी समय, अब ईश्वर भी बुला रहे हैं मुझे। अब तो सिर्फ एक ही उम्मीद है कि कोई इनसे क्या कर ले, शादी कर ले, वादा कर ले। देखना गांव के खोटो लोग भड़काते और झंझीरी में नैया पार लगाते। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल का। यहाँ पे एक लड़के से उनका शादी होता है जो 41 या 42 साल का होता है। पूछेगा सवाल, आप बुक पढ़िए, आपको सारा जवाब मिलेगा। पूछेगा और कोई चारा नहीं था, वो बूढ़ा था, उसका उम्र 41 या 42 साल था, ठीक ना। उससे क्या किया, शादी करवा दी, गला में बांध दिया। भगजोगनी के गोद में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अनेक प्रयास करने के बाद भी आश्वासन ना दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर बम बिता पड़ गया है, उसे तिसली ठेढ़ा। मुंशी जी दस्तान सुनाने में कोई मित्रों अनुरोध किया तो अलौकिक रूप दरित कन्या विवाह करके एक निर्धन भाई के उदार और जीवन सफल करें। क्या होता है, फिर एक बूढ़ा से शादी हो जाता है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, जैसे जवान होने लगती है ये लड़की, बुढ़ापे लड़की जैसे जवान होती है, वैसे इसका जो बूढ़ा पति है वो क्या होता है, मर जाता है। क्या होता है, मर जाता है। फिर अपने सौतेले बेटे का ही पत्नी बन जाती है। सोचिए, गांव वाले को गले बांधकर नदियाँ भगजोगनी जीते रही और वह पूर्ण जब युवती हो गई, शरीर उसका एकदम भरपूर गया, एकदम इति हो गई, तो उसका सुंदर वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन था। जैसी जवान हुई उसका पति मर गया। उसका पति क्या हुआ, मर गया। मरने के बाद क्या हुआ, उसका दूसरा पति उसका सौतेला बेटा बन गया। सोचिए, यही नारी की नियति है। तो इसमें एक गांव है, उस गांव में एक मुंशी जी रहते, तो उसकी बेटी थी भगजोगनी, उनके बड़े भाई थे दरोगा जी, उनकी एक घोड़ी थी। सभी अंग्रेज दांत गड़ाए रहते थे। शॉर्ट में बता रहे कहानी। लेकिन सबको इन्होंने क्या किया, नहीं दिया। जब ये मर गए तो घोड़ी को ही बेचकर जो मुंशी जी है इन्होंने श्राद्ध किया था। ठीक, मुंशी जी उनके समय बहुत अमीरी झाड़ते थे, अच्छा खाते थे, लेकिन जैसी अमीरी घुस गया, ख़त्म हो गया, मर गए वो, तो सारी अमीरी घुस गई, गरीब बन गए। और गरीब के समय एक और लड़की पैदा हो गई, लड़की जैसी पैदा हो गई, इनकी और गरीबी स्थिति खराब हो गई। फिर उन्होंने अपनी बेटी की शादी कैसे करके 41-42 साल के बूढ़े से करवा दी, और वो भी बूढ़ा फिर मर गया। और जैसी जवान हुई तो ये अपने सौतेले बेटा का क्या बन गई, पत्नी बन गई। सोचिए, ऐसा कहानी है। तो क्लास को यहाँ पे समाप्त कर